अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले आई अपोलोजाइज़, मैं काफ़ी अरसे के बाद शो कर रहा हूँ। आई हैड सम पर्सनल कमिटमेंट्स, जिसकी वजह से मैं आई थिंक अबाउट 10-12 दिन के लिए मैं शो नहीं कर सका और मैं कोई वीडियो भी नहीं बना सका। बट आई एम बैक ऑन बोर्ड। प्लान यही है कि वील एटलीस्ट लाइक आई सेड टू यू डू वंस वीक में शो। उसके अलावा ऑफ कोर्स आई एम गोना डू वीडियोस। हाई ए के एटलीस्ट मैंने आज ये किया है कि अगर आप मुझे कॉल भी करना चाहते हैं आप शो में कॉल कर सकते हैं, बिकॉज एज यू नो मैं नॉर्मली अपने फ़ोन पे सेटअप करता हूँ शो को, लेकिन आज मैंने सोचा बिकॉज आई एम डूइंग अ शो थोड़े अरसे के बाद, अगर आप मुझे कॉल भी करना चाहते हैं शो के अंदर तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगेन थैंक यू एवरीबडी जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एक दो बातें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप इधर लिख लें चैट के अंदर, एंड यू कैन इवन कॉल मी, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दूँ जो आपके लिए फ़ायदा मंद हो। कुछ चीज़ें मैं थोड़ा शो के शुरू में मेंशन करना चाहता हूँ। मैं इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाऊँगा। एक जो नंबर वन कंसर्न मुझे नज़र आ रही है कि लोगों के स्किल्ड वर्कर वीज़े पे जब कटेलमेंट लेटर आ रहा है विद इमीडिएट इफेक्ट, और सर्टन केसेस में बैक डेटेड उनकी कैंसिलेशन हो रही है। यानी कि होम ऑफिस नॉर्मली कहता है कि जी हम आपको 60 डेज देंगे, लेकिन अक्सर लोगों की कैंसिलेशन आ रही है जिसमें उनको 60 डे नहीं मिल रहे, बैक डेटेड उनकी लीव कैंसिल होगी। और ये होम ऑफिस की पॉलिसी भी है जिस पे उनके पास डिस्क्रेशन है कि अगर आपका एम्प्लॉयर या आपका कॉलेज उनको कोई चीज़ बताता है तो होम ऑफिस बैक डेट पे आपकी कटेलमेंट कर सकते हैं लीव को। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। बॉबी लिखते हैं क्या हम आपको कॉल कर सकते हैं? बिल्कुल बॉबी, आप लाइव कॉल शो में कर सकते हैं। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, अगर आप इस वक्त कॉल करोगे आई विल पिक अप। राजा लिखते हैं सर इन असाइलम गे व्हाट एविडेंस वी नीड प्लीज़ आंसर। देखें असाइलम गेम में तो इट इज़ मेनली आप समझ लें सब्जेक्टिव एविडेंस, बिकॉज देयर वाज अ केस काफ़ी काफ़ी साल पहले जिसपे उन्होंने कहा कि आप इंट्रूसिव क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, आप कोई उस टाइप की मेडिकल टाइप की चीज़ नहीं पूछ सकते। तो इट इज़ ऑल अबाउट योर स्टेट ऑफ माइंड। तो इसमें होम ऑफिस की बहुत अच्छी पॉलिसी गाइडेंस भी है LGBTQ के ऊपर, जिसमें उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि हाउ वी कंसिडर अ क्लेम अंडर दीज कैटेगरीज। तो अगर आपकी लीगल रिप्रेजेंटेशन है तो ज़रूर अपने लॉयर से बात करें कि वो आपको वो पॉलिसी भी होम ऑफिस की दिखाएं, तो दैट विल गिव यू वेरी गुड इंसाइट। एक कॉलर हमारे पास अभी आए, हम उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। अभी आपका शो मैं देख ही रही थी, इसलिए मैंने आपको फ़ौरन कॉल किया नो है। प्रॉब्लम मैम, अपना सवाल ओके। पूछ लें। जी, सवाल ये है कि मैं यूके सिटीज़न हूँ और मेरे शोहर का भी कोई स्टेटस नहीं है। उनका एप्लीकेशन मैंने की है बेस्ड ऑन प्राइवेट लाइफ इन यूके एंड स्पाउस पे, और उन्होंने यूके के अंदर से की है, पीछे से नहीं की है एप्लीकेशन मैंने। तो सवाल ये है कि 12 महीने होने वाले हैं, तकरीबन आई थिंक 1 महीना और रह गया है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। तो क्या ये कोई मसले की बात है, या टाइम इतना ही लगता है, या अब वो और टाइम के लिए वो वेट कराएंगे? अगर वेट करवाएंगे तो कितना और देर लगेगा? और मैम मैं जाने से पहले आपसे ये पूछ लूँ कि आपकी रिलेशनशिप में कोई चिल्ड्रन है? क्या है, सॉरी? बच्चे हैं आपके कोई? नहीं, अभी नहीं है फिलहाल। ओके। व्हेनेवर गॉड विल्स। ओके जी, मैं मैम आपको जवाब दे देता हूँ। जी। थैंक यू मैम। मैम पहली बात तो ये कि आजकल FLR FP एप्लीकेशंस में बहुत टाइम लग रहा है। मैंने एक इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने दिखाया था कि होम ऑफिस की अपनी वेबसाइट बोलती है कि एवरेज टाइम इज़ 1 ईयर, और देखने में आया है कि 1 डेढ़ साल भी लग रहे हैं। मैं इनफैक्ट आज किसी से मिला हूँ 3 साल से उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो आपके पास पहली तो बात है कि बी वेरी पेशेंट, टाइम लग रहा है, 1.5 साल 1 साल एवरेज टाइम है। दूसरी बात है कि अगर आप समझते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, काफ़ी हमारे ऊपर स्ट्रेस है, तो आप अपने MP से बोलें और आपका MP होम ऑफिस को रब्ता कर सकते हैं, देन होपफुली होम ऑफिस थोड़ी सी मूवमेंट करे। लेकिन देखने में आया है कि आजकल MP की भी होम ऑफिस ज़्यादा बात नहीं मान रहा। ऑफ कोर्स आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप होम ऑफिस के ख़िलाफ़ ऑफिशियल कंप्लेन करें, जो कि एक प्रोसेस है जो होम ऑफिस फिर
फॉलो करते हैं। एंड देन थर्ड ऑप्शन इज़ कि आप लीगल रिप्रेजेंटेशन लें एंड यू डू अ प्री एक्शन प्रोटोकॉल होम ऑफिस के ख़िलाफ़। बस एक बात का ख्याल रखें कि अगर आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल करते हैं होम ऑफिस के ख़िलाफ़ कि जी आप हमें डिसीजन दें, वो डिसीजन का आप उनको पुश कर सकते हैं कि एक सर्टन टाइम फ्रेम के अंदर वो आपको डिसीजन दे दें। मैंने क्यों आपसे पूछा कि आपके बच्चे हैं या नहीं, बिकॉज आपने जिक्र किया कि आपके हस्बैंड ओवरस्टेयर थे। तो एक बात मैंने ये एक अपने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है, मैं अक्सर अपने शोज़ में कहता हूँ, एक बड़ी कॉमन थीम मैंने लोगों में ये नहीं देखा आपके केस में ये है, मैं एक जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स मैं इस शो में एडवाइस नहीं देता, मैं एक जनरल प्रिंसिपल इमिग्रेशन कवानीन की इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। मैं एक बात देखता हूँ कि अक्सर लोग जो कपल्स एप्लीकेशन डालते हैं जिसमें आप समझ लें कि वन ऑफ द पार्टनर ओवरस्टेयर होता है इनका, उनको जो एप्लीकेशन के अंदर ये नहीं पता होता कि किस बेसिस पे उनको वीज़ा मिलना है। बिकॉज अगर आपके हस्बैंड ओवरस्टेयर हैं तो जो आप पे टेस्ट अप्लाई होगा वो होगा इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल। अब मैंने आपकी तो हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो आई होप आपने अपनी लीगल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो आपके इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल हैं वो लिस्ट डाउन किए हैं कि क्यों आपको लगता है कि आप अपने हस्बैंड की होम कंट्री में जाके नहीं रह सकती और आपके हस्बैंड को यहीं आपके साथ वीज़ा मिलना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं जी हम भी वो बॉर्न है, हमारे पेरेंट्स इधर है, वी नेवर गॉन, दैट इज़ नॉट द टेस्ट, द बार इज स्लाइटली हायर। सो आई होप वो चीज़ आपने देख ली हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर। हम एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी सर मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने साइलेंस किया था, उनका 5 मंथ के बाद इंटरव्यू आया है सर, सेकंड इंटरव्यू। जी और सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर वो एविडेंस भी वगैरह भी अगर दे देते हैं, पहले सवाल तो ये है कि अगर वो कुछ एविडेंस देते हैं क्या वो हार्ड फॉर्म में प्रिंट आउट करके दे सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर पिक्चर्स हैं या उनके पास कोई वीडियोज हैं, या वो ईमेल के थ्रू भेजेंगे? और सेकेंडली क्वेश्चन सर मेरा ये है कि इंटरव्यू के बाद हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिजल्ट? सर मिनिमम कितना टाइम लगता है और मैक्सिमम सर टाइम की शेयर कर लें। थैंक यू भाई आपके सवाल का। पहली बात है कि आप एविडेंस दोनों सूरतों में दे सकते हैं, आप हार्ड कॉपी भी दे सकते हैं और आप ईमेल के अंदर अगर आपके पास स्कैन कॉपीज़ हैं तो आप वो भी करके दे सकते हैं। सो कभी कभी लोगों के पास जो कंट्री का एविडेंस होता है वो ईमेल के ऊपर होता है और वही वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं होम ऑफिस को, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ तक बात आती है कि सेकेंड इंटरव्यू के बाद टाइम कितना लगता है, भाई आजकल असाइलम में आप समझ लें कि अगर केस वर्कर शार्प है, जल्दी सारे डिसीजंस ले ले, तो विद इन 4 to 5 months आपका सेकेंड इंटरव्यू के बाद डिसीजन आ जाता है। बट आई हैव सीन केसेस जहाँ एक एक साल लोगों को वेट करना पड़ता है। एक बात मैं लोगों को हमेशा होम ऑफिस के बारे में बताता हूँ कि हम कभी भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि होम ऑफिस कितनी जल्दी एक चीज़ का जवाब देगा। यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट, लेकिन 4-5 month इज़ एन एवरेज। अगर आप प्लीज़ चैट के अंदर इंग्लिश में लिखें, आई विल बी ग्रेटफुल, बिकॉज़ वो मुझे फिर पढ़ने में आसानी होती है। सो अगर आप शो में कॉल भी करना चाहते हैं आप कर लें, लेकिन अगर आप चैट पे कुछ लिख रहे हैं तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इंग्लिश में लिखें। तो एक और बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था अभी, विच वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट शुरू में, आई नो अगर कोई बीच में सवाल आया तो आई आंसर दैट, लेकिन प्लीज़ अगर आप इंग्लिश में लिखें कि इज़ अबाउट दी स्किल्ड वर्कर में जो वो 60 day curtailment बैक डेटेड पे कैंसिल कर रहे हैं। अब अक्सर लोग फिर मुझे कहते हैं कि ठीक है जी अगर ये पॉलिसी है तो हम उसको चैलेंज कैसे कर सकते हैं, तो उसको फिर चैलेंज करने का एक ही तरीका है कि आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल करना पड़ेगा, और अगर प्री एक्शन प्रोटोकॉल में होम ऑफिस आपकी बात को नहीं मानता कि वो आपको 60 day नहीं देते, तो फिर आपको जुडिशल रिव्यू करना पड़ेगा। सिमिलरली द सेम थिंग अप्लाइज, बिकॉज आजकल मुझे काफ़ी लोग कह रहे हैं तारिक भाई हमें तो अब पता चला है, हमने अपना शेयर कोड चेक किया है या हमने ऑनलाइन जाके चेक किया है तो हमें पता चला है कि हमारी कटेलमेंट होगी। अगेन प्री एक्शन प्रोटोकॉल या जुडिशल रिव्यू इज़ द बेस्ट फॉर्म। ऑफ कोर्स कुछ सूरतों में अदर चीज़ें भी हो सकती हैं, बट जनरली ये चीज़ देखने करने वाली होती हैं। हम एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, तस्वर बात कर रहा हूँ। जी तसव्वुर भाई। जी सर, वो मैंने आपसे पूछना था, मैंने आपका ऑफिस भी विजिट किया था पहले, ओके। तो दिलावर के साथ मैं आया था, दिलावर का भाई। जी जी। जी तो सर वो ऐसा है कि मैं अभी PSW पे हूँ हम्म और मेरे वाइफ और मेरा बेटा भी मेरे साथ डिपेंडेंट वीज़ा पे है। हम्म तो वो भी 3 माह हो गए मैंने उन्हें पाकिस्तान भेजा था मेडिकल की वजह से। हम्म
तो मैंने ये पूछना था वो कितना अर्सा पाकिस्तान में रह सकते हैं, इसकी कोई होम ऑफिस की कोई टाइम लिमिट है? क्योंकि मेरी वाइफ की भी ना मेडिकल कंडीशन काफ़ी ख़राब है, तो इस वजह से मैंने पाकिस्तान भेजा हुआ था। तो ये वैसे मैंने सुना था कि 3 मंथ का टाइम होता है कि आपने वापस आना है। ओके, तो थैंक यू। इसमें होम ऑफिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा या इसके बारे में मैंने आपसे पूछना था? थैंक यू भाई। देखिए, बिगर पिक्चर ये होती है कि ऑफ कोर्स लोग वेरियस वीज़ाज ले रहे होते हैं इस मुल्क में, बिकॉज इवेंचुअली उनकी इंटेंशन ये होती है कि भाई या तो हम स्किल वर्कर पे 5 साल पूरे कर लें या हम ओवरऑल 10 ईयर्स पूरे कर लें इस मुल्क में, ताकि फिर हम सेटलमेंट हासिल कर लें। तो जब आप 10 ईयर्स या 5 ईयर के बाद सेटलमेंट हासिल करते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस वीज़ा कैटेगरी में आपके, वन ऑफ द कंडीशन है कि आपके कंटिन्यूस रेजिडेंस पीरियड होना चाहिए। तो सर्टन टाइम्स में अगर आप 6 महीने से ज़्यादा मुल्क से बाहर हैं, एनी रोलिंग पीरियड, तो फिर होम ऑफिस थोड़ा इशू रेज करता है कि जी आपका कंटिन्यूस पीरियड ब्रेक हो गया। लेकिन ऑफ कोर्स उसमें एक्सेप्शंस हैं जिसमें मेडिकल रीज़न आती है कि यू हैव टू प्रूव कि जी मुझे मेडिकल एडवाइस ये दी गई थी कि हम लोग ट्रैवल ना करें। बट अगेन बात वही जाती है, मैं लोगों को कहता हूँ कि देखें, अपने मुश्किलात ना खड़ी किया करें अपने काम के अंदर। ट्राई यही करें कि वो टाइमली मैनर पे वापस आ जाए, ताकि 6 महीने से ज़्यादा मुल्क से बाहर ना हो। एंड देन ऑफ कोर्स अगर फिर भी उनकी मजबूरी है रहना, देन ऑफ कोर्स यू आर रिलाइंग एट द डिस्क्रेशन ऑफ द होम ऑफिस कि जब फ्यूचर में आपका क्वालिफाइंग पीरियड की कैलकुलेशन और सेटलमेंट के बाद होम ऑफिस ये ना बोले कि जी उसमें ब्रेक आ गया। HJGB लिखते हैं, अप्लाइड ग्रेजुएट वीज़ा 3 months ago बट आई डिडंट गेट अ वीज़ा। HGB थोड़ा टाइम आजकल ग्रेजुएट वीज़ाज में लग रहा है, बट 3 months इज़ वेरी कॉमन, इट्स नॉट अ लॉन्ग पीरियड। लेकिन अगर आप फिर भी कंसर्न हो तो प्लीज़ chase your MP. आप गूगल पे जाओ एंड देन टाइप फाइंड माई MP, दे वुड बी ए, आप समझ लो आपको मिल जाएगा एक बार आ जाएगी जिस पे अपना पोस्ट कोड डालो, देन यू फाइंड हु योर MP इज। हम एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी भाई, जी वालेकुम अस्सलाम। अपना सवाल पूछ लें और मैं शो में जी जवाब सर, दे मेरा देता हूँ। क्वेश्चन है कि मैं डिपेंडेंट हूँ अपनी वाइफ का। मेरी वाइफ स्टूडेंट है, हम्म। तो हमारी डिग्री नहीं उनकी कंप्लीट हुई थी, तो उसके बाद हमने फीवर डाली थी, तो फीवर एक्सेप्ट हो गई थी। अब FLR के आज फिंगरप्रिंट दिए हैं, हम्म। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि FLR के बाद अगर मैं असाइलम पे जाता हूँ, ठीक है, वो तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है कोई, तो मैं अगर जाता हूँ, मैं एक जॉब करता हूँ वेयर हाउस में, तो साइलम पे जाने से मेरी जॉब कंटिन्यू रहेगी शेयर कोड, या वो इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा? ठीक है भाई, मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑफ कोर्स असाइलम उसी वक्त अप्लाई करें कि अगर आपका मेरिट है केस के अंदर, प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। जहाँ तक बात आती है कि पहले से आप डिपेंडेंट वीज़े पे थे, डिपेंडेंट वीज़ा ये बात बोलता है कि आपको फुल काम की इजाज़त है। फिर वाइल योर डिपेंडेंट वीज़ा वाज एक्टिव, आपने फ़ी वेवर डाला और फ़ी वेवर के बाद आपने FLR FP कर ली। तो कानून ये कहता है कि अगर आपकी 3C एक्टिवेट हो जाती है तो आपका राइट टू वर्क फिर रहता है, यानी कि 3C अगर आपकी एक्टिवेट हो गई है, आपका राइट टू वर्क रहता है। अब सिचुएशन ये आ जाती है कि अब आप 3C वाली एप्लीकेशन को विड्रॉ करके असाइलम कर रहे हैं। दैट इज़ वेयर द टेक्निकल इशू इज़। अगर होम ऑफिस कंसिडर करता है कि आपने अपनी ओरिजिनल एप्लीकेशन विड्रॉ की है और विड्रॉ करके आपने नई एप्लीकेशन असाइलम की डाली है, तो फिर होम ऑफिस जारी बात बोलेगा कि ये तो जी नई एप्लीकेशन है, इसमें हम आपके प्रीवियस राइट्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। दिस कुड बी द होम ऑफिस व्यू। अब उधर ये बात आ जाती है, मैंने एक वीडियो बनाई थी काफ़ी अर्सा पहले जिसमें मैंने ये अर्ज़ किया था कि अगर आपकी कोई एप्लीकेशन डरी है, 3C एक्टिवेटेड है, और बिफोर द डिसीजन ऑफ दैट एप्लीकेशन आप उसको वेरी करते हैं, तो फिर ओरिजिनल एप्लीकेशन की डेट वो वेरी एप्लीकेशन होती है। लेकिन यहाँ सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज आप विड्रॉ करके असाइलम क्लेम कर रहे हैं। तो वो यही बात आ जाती है कि जब आप होम ऑफिस के पास जाएं तो आपको उनको बोलना पड़ेगा कि जी मेरी 3C एक्टिवेटेड थी, मैंने अब असाइलम क्लेम किया, मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको कंसिडर करें ओरिजिनल डेट पे। और फिर वो होम ऑफिस की मर्ज़ी है कि उसको एक्सेप्ट करे ना करे, बिकॉज टेक्निकली स्पीकिंग आपने पूरी अपनी, आप समझ लेना कि राउट ही चेंज कर दिया, प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ से आपने जंप मारा है असाइलम के अंदर। दे कैन कंसिडर दैट कि आपने पुरानी एप्लीकेशन विड्रॉ की है और ये नई एप्लीकेशन डाली है। तो फिर जारी बात है कि जो 3C का तसलसल है, यानी कि जो कंटिन्यूटी है, वो ब्रेक हो जाएगी, एंड दैट कुड क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू, जिसमें राइट टू वर्क आपका
कैंसिल हो जाए। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ आप होम ऑफिस से रिक्वेस्ट करें व्हेन यू गो एंड क्लेम असाइलम, एंड प्लीज़ उसी सूरत में असाइलम क्लेम करें कि अगर आपका असाइलम बनता है। प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। सर, इफ़ आई स्किल्ड वर्कर वीज़ा गेट रिफ्यूज, डू आई हैव एनी चांस गेटिंग स्टूडेंट वीज़ा? देखिए, पहली तो बात है हमने ये देखना है कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा आपका रिफ्यूज़ क्यों है। इज़ देयर एनी ऑप्शन कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में आप उसको ओवरटर्न कर लें? लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं तारिक भाई, आई नो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में भी मेरा डिसीजन ओवरटर्न नहीं हो सकता, तो आपको पता है कि स्टूडेंट के लिए पहली तो रिक्वायरमेंट ये है कि आपको यूनिवर्सिटी से कैश चाहिए। तो जब आप यूनिवर्सिटी के पास जाएंगे और आप उनको बोलेंगे कि जी मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू चल रहा है या मेरा स्किल वर्कर वीज़ा ख़त्म हो गया है, देखने में आया कि मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आपको हाथ भी नहीं लगाती। वो कहते हैं कि जी आप अपनी होम कंट्री में जाएं, आप वहाँ चले जाएं, हम आपको कैश दे देते हैं, देन यू कैन कम बैक। बड़ी ही लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो देखने में आया है कि इस टाइप के लोगों को जो उनको जाके कहते हैं जी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू चल रहा है, वो उनको कैश दे देते हैं टू स्टडी फ्रॉम हेयर। बिकॉज देखें, यूनिवर्सिटी ने दो चीज़ें देखनी, एक तो आपका करंट इमिग्रेशन स्टेटस देखना है, उधर जैसी यूनिवर्सिटी को ये नज़र आता है कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू किया या आपका रिसेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, उनके रेड बल्ब जलने शुरू हो जाते हैं और वो फिर ट्राई करते हैं कि आपसे डील ना करें अनलेस यू गो बैक टू योर होम कंट्री। फिर सेकंड इशू आता है कि जारी बात है यूनिवर्सिटीज़ को बड़ा स्ट्रिक्टली बोला गया है कि किसी को लीनियर आप अपॉइंटमेंट मतलब एडमिशन ना दें। अगर किसी ने मास्टर्स किया उसको दोबारा मास्टर्स में एडमिशन ना दें अनलेस दे गोइंग फॉर अ हायर क्वालिफिकेशन। या कुछ लोग LLM करना शुरू हो जाते हैं या वो कहते हैं हमने अब ACCA करना है मास्टर्स के बाद, तो वो थोड़ी सी फील्ड डिफरेंट हो जाती है, तो उसमें यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर लेती है। तो कहने का मतलब है सैफ आपके दो इश्यूज़ हैं। पहले तो आप ये देख लो यूनिवर्सिटी से कि क्या अगर आपका स्किल वर्कर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ और आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू की स्टेज पे हो, क्या कोई यूनिवर्सिटी आपको कैश भी दे रही है या नहीं। और सेकंड ये देख लो कि यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट भी कर रही है कोर्स में या नहीं। अदरवाइज सैफ यूल हैव टू गो बैक एंड देन कम बैक। वंडर अली यूके वाला लिखते हैं, वंडर इफ़ यू रिमेंबर मी तारिक भाई, DV केस वाला फ्रॉम 2013 रेफरेंस। आई अपोलोजाइज अली, मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ, अगर मैं भूल गया हूँ तो आई अपोलोजाइज भाई। मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन एक दफ़ा जब मेरे साथ फाइल खुल जाती है तो फिर मैं लोगों को याद रखता हूँ। मैं काफ़ी लोगों को मेरी सादत का पता है। सैफ कहते हैं आई वाज स्टूडेंट प्रीवियसली इन UK, स्किल वर्कर वीज़ा वाज रिफ्यूज फ्रॉम पाकिस्तान। ओह सॉरी सैफ, सो यू ऑलरेडी इन पाकिस्तान। सो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा ऑलरेडी पाकिस्तान में अप्लाई करते हो देन देयर इज़ अ गुड चांस कि अगर आपको यूनिवर्सिटी कैश इशू करके दे देती है देन देयर इज़ अ गुड चांस कि आप स्टूडेंट बन के इस मुल्क में आ सकते हो। बिकॉज जारी बात है होम ऑफिस ये देखता है कि आपके पॉइंट्स पूरे हैं स्टूडेंट के ऊपर, जबकि स्किल्ड पे आपको पता है कि इंटरव्यू होता है और अगर आप इंटरव्यू लूज़ कर लें या आपका एम्प्लॉयर का लाइसेंस का कोई इशू हो जाए तो स्किल वर्कर आपका रिफ्यूज़ हो जाता है। अगले हम कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, ये बात लोगों से सुने हैं सर, हमने पता नहीं, आप सर थोड़ा सा शेयर कर लें सर। अगर किसी के असाइलम के इंटरव्यू हो सेकंड हो जाए तो सर एज कंपेयरिंग पॉलिटिकल भी कुछ लोग डालते हैं, कुछ ट्रांसजेंडर का वगैरह का डालते हैं, तो सर उसमें ये सुनने में आया कि सर पॉलिटिकल की बेनिस्बत सर ट्रांसजेंडर वालों का जल्दी क्विक रिस्पांस आता है। सर काइंडली ये थोड़ा शेयर कर दें। ओके देखें जी, ये बिल्कुल भी बात नहीं है, असाइलम डिपार्टमेंट है, वो हर केस को अपने मेरिट के ऊपर देखता है। आई डू नॉट थिंक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि अगर कोई LGBTQ डालता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे केस डालता है, उनका केस पॉलिटिकल वाले से पहले हो जाएगा। नहीं, देखें असाइलम एज असाइलम, ये जो आप बात करते हैं कि जी मेरा रिलीजियस व्यू है, मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन है या मेरा कोई पॉलिटिकल व्यू है, ये कन्वेंशन रीजंस हैं, वो नीचे की तरह आते हैं, वो इज़ पार्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज। लेकिन जो केस है वो सिंपल असाइलम ही लिखा जाता है टॉप पे। ये तो जब कोई केस खोलता है तो वो नीचे देखते हैं कि ये लिखा हुआ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बोलें कि ये केसेस जल्दी हो जाते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है होम ऑफिस में कि अगर आपका कोई ऐसी नोयत का केस है कि आपकी पहले क्रिमिनल कन्विक्शन रह चुकी है जिसमें आप प्रिजन गए हैं या बहुत ज़्यादा आपकी सेंटेंसेस से सस्पेंडेड हो बेशक, और होम ऑफिस ये क्लेम करे कि आपकी या प्रेजेंस डिपोटेशन हम आपके ख़िलाफ़ करेंगे या कंड्यूसिव टू पब्लिक गुड का इशू है, फिर एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है जो आपके केस को डील करता है और वो ज़रा टाइम लगाते हैं डील करने के लिए। जिस तरह आजकल
डिपोटेशन केसेस में ईजिली साल ऑन एवरेज लग जाता है फॉर दैट डिपार्टमेंट टू मेक अ डिसीजन। रैंडमली मैं बोल रहा हूँ साल, कभी कभी कम भी लगता है, बट एवरेज मैं बात कर रहा हूँ टाइम की। तो ये बात है। अगेन मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि अगर आपने कोई मैसेज लिखना है शो के अंदर, तो प्लीज़ अगर आप उसको इंग्लिश में लिख लें चैट के अंदर, या अगर आप कॉल करना चाहते हैं शो में, आई एम हैप्पी टू टेक योर कॉल। और जिस तरह मैंने आपको बोला, सॉरी मैं पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से रिसेंटली शो नहीं कर सका। द प्लान इज़ के आई विल बी बैक ऑन बोर्ड इस लॉन्ग वीकेंड के साथ, एंड देन ऑब्वियसली वील शेयर सम वीडियोस टुगेदर एज वेल। अगेन जिस तरह आपको पता है, मैं हर दफ़ा बोलता हूँ कि मेरा इरादा होगा कि जब भी मैं शो करूँगा 20-25 मिनट्स के लिए, तो वी हैव अनदर 5 मिनट्स विद ईच अदर। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक और बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि ग्रेजुएट वीज़े में एक चीज़ लोग कर रहे हैं जो मैं आजकल ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, तो मैं उस पर भी थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ कि देखने में आया कि लोगों की अगर किसी वजह से डिग्री कंप्लीट नहीं हो रही और यूनिवर्सिटी कह रही है कि जी आपकी डेसिटेशन पेंडिंग है, तो लोग FLRFP डाल रहे हैं कि चलो जी उस पीरियड के अंदर अगर हम अपनी डेसिटेशन जमा कर लेंगे तो हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई कर लेंगे। इस हरकत को करने से पहले प्लीज़ यूनिवर्सिटी को ये बात बता दें कि आपकी इंटेंशन है कि आप फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन या प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन डाल रहे हैं विद दिस कि जारी बात है आपके 3C से लीव एक्सटेंड हो जाएगी और बाद में आप ग्रेजुएट डालना चाहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनिवर्सिटी से ये पूछ लें कि अगर मैं 3C लीव के ऊपर हूँ और मैं उस लीव के दौरान अपनी डेसिटेशन जमा कराता हूँ और मेरी डिग्री पास हो जाती है, क्या आप होम ऑफिस को नोटिफिकेशन दे देंगे कि मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है और मेरे कोर्स टाइम के अंदर? बिकॉज उसकी वजह ये है कि ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएट वीज़ा की। और देखने में आया है कि लोग आर जंपिंग इनटू FLRFP, लेकिन यूनिवर्सिटी से उन्होंने परमिशन नहीं ली कि दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। और 1-2 केसेस में मेरे पास आए कि यूनिवर्सिटी हैव डिक्लाइन टू सेंड द ईमेल टू द होम ऑफिस। तो आपके अगर हाथ में डिग्री भी है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी होम ऑफिस को ईमेल नहीं दे रही आपकी कोर्स कंप्लीशन की, तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाता है आपको ग्रेजुएट वीज़ा हासिल करने में। तो प्लीज़ इन बातों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर लॉगिंग इन टुडे। आई होप आपने अप्रिशिएट किया हो कि मैंने आज बस ट्राई की कि मैं फ़ोन पे ना करूं शो। आई डू दिस लाइव हमारे लैपटॉप पे ताकि मैं आपकी कॉल्स भी ले लूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन बोर्ड टुडे। अपना ख्याल रखें। आई एम गोना मेक सम वीडियोस सून फॉर यू जो आप फिर देख सकते हैं। लुक आफ्टर योरसेल्फ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, एंड लाइक आई सेड वी विल बी मीटिंग ईच अदर सून।